हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंपाइलर डिज़ाइन की वीडियो को। मैंने क्या सोचा, जब तक कंपाइलर डिज़ाइन खत्म नहीं हो रहा तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। आज या तो कल खत्म ही हो जाएगा होपफुली। ज़्यादा सिलेबस बचा नहीं हो, जैसे हर वक्त मैं भी बोलता हूँ। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कल उन्होंने क्या क्या पढ़ा था। कल उन्होंने 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, जिसमें क्या था, क्वाड्रपल था, ट्रिपलेट या ट्रिपल्स बोलते हैं, और इनडायरेक्ट ट्रिपल। ठीक है, तो तीन फॉर्म्स होते हैं जिसमें 3 एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया था, एक एग्जांपल ले लिया था। इसमें हम लोग का कोड है और इसको हमने क्या किया था, एक बार क्वाड्रपल में लिखा था, ट्रिपलेट में लिखा था और इनडायरेक्ट ट्रिपल में लिखा था। और क्वाड्रपल में जैसे क्या होता है, क्वाड मतलब कि 4 होते हैं। 4 मतलब एक ऑपरेटर होगा, 2 ऑपरेंड हो गए और एक रिजल्ट सेक्शन होगा। तो टोटल 1 2 3 4, तो 4 सेक्शन हो गए हैं। 4 सेक्शन में डेटा की एंट्री होगी। अब जैसे यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 क्या बोल सकते हैं हम लोग पर इंस्ट्रक्शंस हैं। तो 7 इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग ने 7 रो बना ली। तो फर्स्ट रो में कैसे इंस्ट्रक्शन बनेंगे, तो यहाँ पे ऑपरेटर की जगह ऑपरेटर, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू, ऐसे T1 इक्वल टू ए प्लस बी ऐसा लिखा गया है। ठीक है, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। ऑपरेटर 1 में ए आ जाएगा, ऑपरेटर 2 में बी आ गया, और सॉरी ऑपरेंड 1 में ए आ गया, ऑपरेटर 2 में बी आ गया। और ऑपरेटर की बात करो, यहाँ प्लस आ जाएगा। इसे सारी एंट्री फिल कर देंगे, ठीक है। और जहाँ पे केवल एक ही ऑपरेटर है, तो वहाँ पे क्या ऑपरेटर 1 में फिल करेंगे, ऑपरेटर 2 में नहीं फिल करेंगे। और फिर हम लोगों ने इस पूरे टेबल को इस तरह फिल कर दिया। तो इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रपल एंट्रीज बोलते हैं। और इसका अगर एडवांटेज की बात करें, तो वो क्या था, स्टेटमेंट कैन बी मूव्ड, यानी कि इसमें क्या है, जैसे T1 में और T5 में क्या ए प्लस बी हो रहा था, हम T1 को पहले एग्जीक्यूट करें, T5 को पहले एग्जीक्यूट करें, दोनों ही ओके है। इस स्टेटमेंट को इसके ऊपर कर दे तब भी काम बन जाएगा, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हो सकता है, T3 को पहले एग्जीक्यूट कर फिर T5 को पहले एग्जीक्यूट कर, तो हम लोग काम चलाया जा सकता है। ठीक है, ऊपर नीचे कर देंगे स्टेटमेंट को तब भी हो जाएगा। और डिसएडवांटेज क्या, टू मच स्पेस, जैसे कि क्या है, ए प्लस बी करने के लिए हम T1 को यूज़ कर रहे हैं, फिर ए प्लस बी को क्या T2 को स्कोर, मतलब जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गए उतने ही हम लोग क्या हो जाएंगे, नए वेरिएबल्स हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, तो नया हम लोग को रजिस्टर या फिर मेमोरी एड्रेस की ज़रूरत होगी। ये बोला टू मच स्पेस इज वेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, क्वाड्रपल हमने देखा, तो उसके बाद ट्रिपलेट आता है। तो ट्रिपल्स में क्या होता है, सेम चीज़ है। क्वाड्रपल में जैसे 4 होते हैं, तो इसमें रिजल्ट वाला सेक्शन अगर हटा देंगे तो हम लोग का ट्रिपल बन जाता है। तो रिजल्ट वाला सेक्शन हटा देते हैं। अब रिजल्ट वाला सेक्शन हटा दिए, तो जैसे यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन 1 का रिजल्ट जो है T1 में स्टोर हो जाता है। तो अगर T1 की ज़रूरत होगी तो उससे क्या करेंगे, इस जगह हम लोग क्या है, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं कि यहाँ पे जो ऑपरेटर 1 का रिजल्ट आया है उससे उसको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑपरेटर या इंस्ट्रक्शन 2 का रिजल्ट आया, वो यहाँ पे यूज़ होगा। इंस्ट्रक्शन 3 का रिजल्ट यहाँ पे यूज़ होगा। सिमिलरली यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 5 का रिजल्ट यूज़ होगा, इंस्ट्रक्शन 4 का रिजल्ट होगा, इंस्ट्रक्शन 6 का। तो इस तरह से हम लोग ये ट्रिपल फॉर्म में 3 एड्रेस कोड को लिखते हैं। अब आगे आते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे, स्पेस इज नॉट वेस्टेड, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जितने नए वेरिएबल हम लोग बना रहे थे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे बिना वेरिएबल के डायरेक्टली हम लोग क्या किया, मेमोरी को लिंक कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, स्टेटमेंट कैन बी मूव्ड, सॉरी कैंट बी मूव्ड, यानी स्टेटमेंट को मूव नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, इस स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट कर देंगे, तो दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर रेफरेंसेस की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए क्या है, हम लोग को स्ट्रक्चर वे में ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, योग्य। और उसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट ट्रिपल्स की। इनडायरेक्ट ट्रिपल क्या होता है, ट्रिपल का एक एडवांस वर्जन, शॉर्ट वर्जन होता है, जिसमें क्या होता है, ये हमने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं इसको मेमोरी एड्रेस में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो उस मेमोरी एड्रेस को क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक कर देते हैं। जैसे पहला इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस मान लेते हैं 1 है, और दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, फोर्थ का 4, 5 का 5, 6 का 7 का 7, ये हो गया। और तो वही को सीधे लिंक कर दिए हैं। जब भी हम लोग को फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होगा तो उसके मेमोरी एड्रेस में जाके उस इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अब इसके एडवांटेज की बात करें, तो स्टेटमेंट कैन बी मूव्ड, सिंपल सी बात है। अगर हमें थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत है तो थर्ड के लिए हम सीधा चले जाएंगे, फोर्थ के लिए फोर्थ में चले जाएंगे। तो स्टेटमेंट के जो जिस स्टेटमेंट की जरूरत है उस लाइन पे जाएंगे और उसका इंस्ट्रक्शन, सॉरी उसका मेमोरी एड्रेस रीड करेंगे और इंस्ट्रक्शन को रीड करके और एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे एडवांटेज यही है कि स्टेटमेंट कैन बी मूव। और डिसएडवांटेज की बात करें, तो टू मेनी मेमोरी एक्सेस, सिंपल सी बात, बार बार हम लोग क्या मेमोरी में एक्सेस करना पड़ेगा। सीपीयू में और मेमोरी में लोड बढ़ता है। ठीक है, और सिर्फ मेमोरी का क्या बोल सकते हैं, स्पीड स्लो होती है सीपीयू के कंपैरिजन में। तो ये प्रोसेस हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा।
ये हो गया। तो यहाँ से हमने तीनों फॉर्म को देख लिया था। फिर उसके बाद क्या हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे बैक पैचिंग के ऊपर। बैक पैचिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग को यहाँ पे लिंक करने के जो स्टेटमेंट होते हैं लिंक करने का काम है। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे i+3 आया था, i+4 आया था। उस तरह और भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। ये क्या, हाँ यहाँ पे आते हैं। अब जैसे ये वाला स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन किए थे। जैसे इसको देख लेते हैं। अगर ई एग्जीक्यूट हो रहा है, ई ट्रू है, तो हम लोग कहाँ जाना है, L1 को एग्जीक्यूट करना है। अगर नहीं है तो लास्ट में जाना नहीं, लास्ट में लूप के बाहर चले जाना है। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। फिर और क्वेश्चन इसके ऊपर किए थे, फिर थोड़ा सा और क्वेश्चन किए थे। और उसके बाद क्या, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने डैग के इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखना सीखा था। तो डैग जैसे हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है और पूछ पूछ लेगा कि इसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ये वाला करके देख लेते हैं, फिर आगे इससे सिमिलर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ए है, ए और ए यहाँ दो बार ऐड हो रहा है, ठीक है। इधर से भी ए आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आते हैं, ये वाला देखते हैं, इधर से 2a जा रहा है, इधर से ए जा रहा है, तो 3 हो गया, प्लस ऑपरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 2a है, यहाँ पे 2a जाएगा, इधर से भी 2a जाएगा, तो 4a हो गया। और यहाँ इधर से 2a जाएगा और यहाँ से 4a जाएगा, तो 2a इंटू 4 है, तो 8a² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन वाला सिंबल है। अब इधर 4a है, इधर क्या 3 है, तो 3a और 4a जाएगा, 7a हो जाएगा, एडिशन सिंबल है। और यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, ठीक है। 8a² और 7a का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जहाँ पे और हम लोग क्वेश्चन में क्या दी थी, a की वैल्यू 2 दी थी, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 448 आ जाएगा। सो हम लोग का आंसर, तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन हम लोग ने लिया था। और आज हम लोग को स्टार्ट करना है रन टाइम एनवायरमेंट में, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रन टाइम एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट से हम लोग क्या मतलब है कि जो प्रोसेस होता है रन टाइम एनवायरनमेंट से हम लोग जो प्रोसेस होता है उसकी जो पीसीबी होती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में, या मैं अभी बता, जैसे जब कोई भी प्रोग्राम रन करता है तो उसे प्रोसेस करते हैं। यानी प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है। सो जो प्रोसेस होता है हम लोग उसकी पीसीबी बनती है, ठीक है। सो पीसीबी से मतलब है, तो पीसीबी के अंदर जो जो क्या बोलते हैं वेरिएबल्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, या फिर मैं बोलूँ, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ। तो यहाँ से ये जैसे पीसीबी है, एक काम करते, कलर वाइट देता हूँ, हाँ। तो सबसे पहले क्या होता है, कोड सेक्शन होता है, तो यहाँ पे कोड सेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल का होता है, स्टैटिक और ग्लोबल, ग्लोबल छोटा, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल लिखा हुआ है, तो वो सेक्शन होता है। उसके नीचे क्या होता है, हीप का सेक्शन होता है, जो हीप में मतलब मेमोरी स्टोर करते हैं डायनेमिक मेमोरी के लिए। और उसके बाद क्या होता है, कुछ सेक्शन एम्प्टी रहते हैं कि अगर हम लोग को मेमोरी की ज़रूरत है तो यहाँ से सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे होता है स्टैक सेक्शन, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन कॉलिंग वगैरह में, ठीक है। सो ये मेनली सेक्शन होते हैं। तो जो कोड का सेक्शन है ये हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। जो कोड वाला सेक्शन है ये हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। और थोड़ा थोड़ा में स्टैटिक और हीप और स्टैक का सेक्शन देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टैटिक हीप यानी पीसीबी में कैसे वो स्टोर होता है, वो हम लोग देखना है इसमें। तो मतलब ये, क्योंकि क्या मैं बोल रहा था, हाँ, स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटजी, स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटजीज। तो इसमें पहला नंबर क्या आता है, स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल ना। तो एक काम करते हैं, हम स्टैटिक के लिए बात कर लेते हैं सबसे पहले। स्टैटिक एक डाल लेते हैं, इसमें क्या लिखना है मैं लिख देता हूँ, ये आ गया, एलोकेशन इज डन एट कंपाइल टाइम, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ये हम लोग कंपाइलर का पार्ट होता है, यानी कंपाइल टाइम में ही जो इसका वेरिएबल असाइन होगा, उसके लिए जो लोकेशन असाइन करने का काम है वो कंपाइलर करता है, यानी कंपाइल टाइम पे ही इसको मेमोरी लोकेशन मिल जाती है। और बी क्या है, और बाइंडिंग
डू नॉट चेंज एट रन टाइम। सो बाइंडिंग से क्या मतलब है, जैसे हम लोगों ने कोई मेमोरी लोकेशन दे दिया है 100 है मान लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने ए को दे दिया है, ठीक है, तो ये जो ए है उसको जो 100 मेमोरी लोकेशन मिले, तो ए जो है 100 जो है ए से बाइंड हो गया, ए 100 से बाइंड हो गया, सो वो कभी चेंज नहीं होगा। जो 100 मेमोरी लोकेशन है वो ए को असाइन हो गए, तो हमेशा ए के लिए रहो जब तक कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, ठीक है, ये होता है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, सी पॉइंट, वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड, वन एक्टिवेशन रिकॉर्ड, या इसको फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम पर प्रोसीजर, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड कब होता है, जब हम लोग फाइनल फंक्शन कॉलिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे फंक्शन कॉलिंग टाइम में एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। तो ये कब बनता है, फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे है, ठीक है, तो फंक्शन कॉलिंग टाइम पे हम लोग का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। हम्म, और इसमें क्या क्या होता है मैं लिख देता हूँ। जैसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या क्या स्टोर होता है, फंक्शन कॉलिंग के टाइम में जो पैरामीटर्स होते हैं उसके, और रिटर्न एड्रेस हो गया, रिटर्न एड्रेस हो गया, उसका साइज हो गया, ये सब चीज़ें ये होता है। इतना डिटेल नहीं जाना, खाली मोटे मोटा में समझ में कि जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड हो गया और वो स्टोर क्या, वो क्या होता है, पर प्रोसीजर है, हर प्रोसीजर के अलग अलग एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है, यानी एक प्रोसीजर के लिए एक ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो मैं अभी लिख देता हूँ, पहले फिलहाल कितना समझिए। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग टाइम पे एक रिकॉर्ड बनता है, जिसमें क्या होता है, पैरामीटर होता है, रिटर्न एड्रेस और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, वन रिकॉर्ड फॉर वन फंक्शन, तो एक फंक्शन के लिए केवल एक ही रिकॉर्ड बनता है। सो अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में यहाँ पे एक, यह जो थर्ड पॉइंट है उसको एक बार क्लियर करेंगे। तो यहाँ से क्या हम लोग बात करते हैं, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में बात करें तो पहला कौन सा है, रिकॉर्ड, सॉरी, रिकर्सन इज नॉट सपोर्टेड, रिकर्जन इज नॉट सपोर्टेड, यानी कि अगर कोई फंक्शन कॉल हम लोग का स्टार्टिंग मेमोरी के थ्रू कर रहे हैं तो वहाँ पर रिकर्सन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड बन गया, उसमें क्या एक फंक्शन है, एक बार कॉल किए हैं तो एक बार उसका रिकॉर्ड बन गया। अब अगर दोबारा चेंज करेंगे तो चेंज, यानी कि जैसे एक फंक्शन है, ठीक है, जैसे ए नाम का एक फंक्शन है, तो उसके अंदर क्या किया हमने, फिर से ए को कॉल किया, ठीक है, ए को कॉल किया, तो अब जो पुराना वाला डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा, अब जो नया वाला डेटा है वो रहेगा, समझे, यानी जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड एक ही रहेगा, उसमें डेटा चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, जब हम लोग का फंक्शन कॉल होगा रिटर्न के लिए कोई एड्रेस ही नहीं रहेगा, तो सीधा कहाँ से रिटर्न होगा, वो अपने रिटर्न होगा मेन एड्रेस में। सो फंक्शन को सिर्फ हम एक ही बार कॉल कर सकते हैं, तो रिकर्सन नहीं हो सकता इसमें, ठीक है, वो पॉइंट है। नेक्स्ट मेन चीज़ ये है कि रिकर्सन सपोर्ट नहीं करता स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में, ये हो गया। और दूसरा क्या है, साइज ऑफ डेटा मस्ट मस्ट ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एक्स में क्या लिखा, साइज ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मस्ट बी नोन एट कंपाइल टाइम। सो इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या कोई फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन मतलब जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर से बात करते हैं फिलहाल, तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल के साथ फिक्स होना चाहिए। तो एक हम लोग का डायनेमिक वेरिएबल भी होता है, जिसको हम लोग क्लास के थ्रू बनाते हैं, है ना,
जो हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्लास वेरिएबल बनाते हैं और डायनेमिक वेरिएबल होता है उसमें, उसको हीप के थ्रू बनाते हैं। उसमें न्यू कीवर्ड जनरली यूज़ करते हैं। न्यू कीवर्ड से जो हम लोग वेरिएबल बनता है वो हीप में बनता है। सो इस वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो स्टैटिक वेरिएबल में नहीं बनेगा। अगर स्टार्टिंग में बन रहा है तो हम लोग को क्या कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए कितने साइज़ का डेटा स्पेस लेगा, तभी तो हम लोग स्पेस एलोकेट कर पाएंगे। हम लोग पता ही नहीं रहेगा कि कितना साइज़ का स्पेस वेरिएबल ले रहा है, तो हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे। तो वही चीज़ है, इस कंपाइल टाइम में जितने भी वेरिएबल बनते हैं सबका डेट साइज़ जो हम लोग पता होना चाहिए, या कोई भी मेमोरी एलोकेट करते हैं तो कितनी साइज़ की मेमोरी एलोकेट करना उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है, डेटा structure cannot data structure cannot create cannot created डायनामिकली। सो वही बता रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर यानी कि वही है जो हम मैं एग्जांपल दिया कि डायनामिक वेरिएबल बनाते हैं जो क्लास कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट यानी उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हाँ, या जैसे लिंक लिस्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो उन्हें चेन चेन जोड़ते रहते हैं, तो उसको क्या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। वही डेटा स्ट्रक्चर जो है क्या नॉट क्रिएटेड डायनेमिकली, डायनेमिक काम यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, डायनेमिकली ही होगा। हाँ ठीक है। सो ये था हम लोग क्या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे स्टैटिक वाला पार्ट हो गया, उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, और स्टैक वाला पार्ट आता है। तो वो मैं लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैक पढ़ेंगे। तो जो कोड सेक्शन होता है उसके बाद स्टैक वाला पार्ट आता है ना। तो यहाँ मैं जैसे बना दे रहा हूँ, तो एक सेकेंड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या था, कोड सेक्शन था ना, ये कोड सेक्शन है, इसके नीचे क्या आता है, स्टैक सेक्शन आता है। तो हम लोग वही स्टैक सेक्शन की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, स्टैक सेक्शन कहाँ था, ये जो ऊपर जो कोड वाला पार्ट होता है ना, जो स्पेस रहता है उसके नीचे स्टैक सेक्शन रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जैसे प्रोग्राम कोड लिखेंगे, कोड मतलब जो वेरिएबल स्टोर वगैरह एक्स्ट्रा लेते हैं, वो सब यहीं पे आते हैं। इस पर कोड के ड्यूरिंग एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए लेते हैं, तो कोड सेक्शन ही वो कह सकते हैं। तो वो स्टैक वाला सबसे लास्ट पार्ट जो है उसमें आते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, अ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे when whenever a new activation begin। एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ठीक है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड मतलब फ्रेम, इसको फ्रेम भी बोलते हैं। वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड या फ्रेम जिसको बोलते हैं, इज पुल्ड ऑन टू, इज पुल्ड पुल्ड ऑन टू द स्टैक। ठीक है, मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग कोई फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड कब होता है, फंक्शन कॉलिंग टाइम पे बनता है। ठीक है, तो जब भी कोई एक्टिवेशन ना कभी फंक्शन को कॉल किया जाएगा, तो उसका जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा वो स्टैक में स्टोर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भी, इससे प्रोग्रामिंग पढ़े भी हैं, जितने फंक्शन कॉल हैं सब स्टैक में स्टोर होते हैं। वेनेवर वेनेवर एक्टिवेशन एंड एक्टिवेशन एंड एक्टिवेशन रिकॉर्ड एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज पॉप ऑफ। वही है, अगर स्टैक से जब भी हम लोग क्या फंक्शन का रिटर्न फंक्शन कॉल करते हैं, जब रिटर्न को कॉल करते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग क्या लूप से बाहर आ जाते हैं। लूप से बाहर आने के बाद जो जैसे मेन फंक्शन से कोई फंक्शन कॉल किया गया तो हम लोग मेन फंक्शन में वापस आ जाते हैं। तो उससे जब वापस आते हैं तब क्या होता है, हम लोग का जो स्टैक है उससे क्या होता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप आउट हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। अब इस जो दो लाइन लिखा है, एक लाइन लिखा है जो भी है, तो इससे मतलब क्या है इस पैराग्राफ से, यानी कि इस टाइम में क्या हो रहा है, बार बार एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है,
फिर दोबारा न्यू एक्टिवेशन रिकॉर्ड जब भी नया फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, और जब भी रिटर्न वैल्यू करो किल हो जा रहा है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। यही मतलब है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इन दोनों का अगर समरी लिखें तो इन दोनों को लिखने का मतलब क्या था, लोकल वेरिएबल वेरिएबल आर बाउंड टू प्रेस मेमोरी। सो ये कहने का मतलब ये है कि जो हमने लोकल वेरिएबल बनाते हैं, जैसे फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल बनाते हैं, हर बार नया में क्या बोलते हैं लोकेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैं भी नहीं समझ आया हूँ, तो बाद में आ जाएगा सभी। तो इसका इसके आगे थोड़ा पढ़ते हैं, तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, लोकल वेरिएबल कैंट बी लोकल वेरिएबल कैंट बी रिटर्न वंस वंस एक्टिवेशन एंड। सो एक बार मैं एक्सप्लेन, जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, एक मेन फंक्शन है, इसके अलावा एक मेन फंक्शन है, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सो यहाँ पे जैसे कि एक मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर क्या है, एक ए नाम का फंक्शन, ठीक है, वो कॉल हो रहा है। तो जब भी क्या होगा, मेन फंक्शन से ए फंक्शन कॉल होगा, तो ए फंक्शन के लिए एक्चुअली यहाँ पे कोड लिखा है मान लेते, ठीक है। तो जब तक ए फंक्शन कॉल नहीं होता मेन फंक्शन में, तो ए फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको भी मेमोरी असाइन नहीं होती है, ठीक है, उसको कोई मेमोरी में असाइन नहीं होती। तो वही चीज़ लिखा, लोकल वेरिएबल अब बाउंड टू फ्रेश मेमोरी है, जब भी ए फंक्शन कॉल किया जाएगा तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको नई मेमोरीज मिलेंगी। और इसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर एक बार फंक्शन को रिटर्न तुमने कॉल कर दिया थी, यानी वापस अगर मेन फंक्शन में आ गया, तो बस जितने वेरिएबल होंगे वो सबका डेटा क्या होगा, इरेज हो जाएगा, स्टैक से हट जाएगा। तो वही चीज़ लिखा गया है। तो इसका डिसएडवांटेज यही होता है। और उसकी बात तो कि इसका एडवांटेज क्या होता है, अब इसमें क्या हो रहा है, मैं लिख देता हूँ। इसमें जैसे लिखने से पहले बता देता हूँ, मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, बार बार क्या है, नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन रहा है और स्टैक में पुश हो रहा है, ठीक है, स्टैक में पुश हो रहा है, पुश पी यू होता है ना, यू एस एच, पुश, ठीक है। तो पुश हो रहा है, और जब भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो पॉप हो जा रहा है, ठीक है। कि अगर रिकॉर्ड एंड हो रहा है तो पॉप हो जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग क्या है, बार बार क्या है, किसी भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड को नया बना के स्टोर करके और पॉप कर सकते हैं। तो इससे स्टैक से क्या होता है, रिकर्सन सपोर्ट करता है, इसका मतलब है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, रिकर्जन सपोर्टेड, सपोर्टेड योग्य है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है, स्टैक सेक्शन देख लिए, अब आते हैं हीप सेक्शन में। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, वाइट से डाल देता हूँ, हीप सेक्शन। तो हीप क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन काम आता है। हीप सेक्शन क्या होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या हो गया, It, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हीप सेक्शन में का यूज़ क्या है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, लोकेशन डी लोकेशन कैन बी, वही जो मेमोरी की बात करें, मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट, डी एलोकेशन कैन बी डन इन एनी ऑर्डर ड्यूरिंग रन टाइम। तो जितने भी हम लोग नया वेरिएबल वगैरह बनाते हैं, नई मेमोरी कभी भी हम लोग रिक्वायरमेंट होती है, तो हीप सेक्शन में यूज़ करते हैं, और कभी भी हम लोग किसी भी ऑर्डर में हम लोग मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं, तो हीप कहते हैं। तो जितने भी हम लोग क्या क्या ओप्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो सारे हीप में ही मेमोरी बनती है, यानी जितने न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं, है ना, एक कीवर्ड होता है जिसे हम लोग न्यू बोलते हैं, जावा वगैरह में होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है न्यू कीवर्ड, वो होता है।
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हीप सेक्शन का ही यूज़ करते हैं मेमोरी को एलोकेट और डीलोकेट करने के लिए। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में, ओप्स कॉन्सेप्ट में क्या होता है, फ्री फंक्शन एक होता है। जब भी फ्री फंक्शन कॉल करते हैं तो मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके क्या डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज था, इसका डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, हीप मैनेजमेंट। तो वही है, हीप को क्या एलोकेशन डी एलोकेशन बार बार करना पड़ेगा। मैनेजमेंट इन इज अ सॉरी इज अ ओवरहेड ओवर। ठीक है, तो इससे कहने का मतलब यही था कि जो हीप मैनेजमेंट होता है वो ओवरहेड होता है, यानी बार बार हम लोग क्या मैनेजमेंट करना थोड़ा बहुत हेक्टिक काम होता है, क्योंकि हीप में भी लिमिटेड स्पेस ही होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल बना लेंगे, कोई लूप के अंदर कोई वेरिएबल बन रहा है तो मेमोरी क्या होगी, फुल हो जाए, ओवरफ्लो हो जाएगी, तो पूरा प्रोग्राम हैंग हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मैं समरी लिख दे रहा हूँ। समरीज क्या होगा, जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड वाला थोड़ा कन्फ्यूजन है, इनकेस होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा एक बार। समरी, तो यहाँ से एक्टिवेशन रिकॉर्ड की हम बात करेंगे। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड, या सीधे एक्टिवेशन लिखते हैं। एक्टिवेशन कैन हैव, पहले एक्टिवेशन, एक्टिवेशन के पास क्या क्या हो सकता है, परमानेंट लाइफ टाइम इन केस ऑफ स्टैटिक एलोकेशन। तो मतलब क्या, जो स्टैटिक एलोकेशन हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, उसकी लाइफ क्या होती है, परमानेंट होती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट क्या है, नेस्टेड एक्टिवेशन कैन हैव नेस्टेड लाइफ। ठीक है, लाइफ टाइम यहाँ पे बोलेंगे, लाइफ टाइम इन केस ऑफ स्टैक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है स्टैक में क्या होता है, हम लोग बार बार फंक्शन कॉल करते हैं, तो वही उसका लाइफ टाइम क्या होता है, नेस्टेड में हो सकता है। यानी एक के अंदर एक को कॉल किया तो एक का ही दो ठो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। तो अब दो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया तो क्या वो नेस्टेड लूप में चलेगा, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर दूसरा एक्टिवेशन रिकॉर्ड, उसके अंदर तीसरा एक्टिवेशन रिकॉर्ड, चौथा एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ऐसे जब तक लूप चलता रहेगा। तो ये हो गया, और लास्ट में लिखते हैं हीप में क्या हो सकता है। ये तो हम लोग स्टैक का देख लिए, स्टार्टिंग मेमोरी और लोकेशन का, अब हीप की बात करते हैं। तो इसी हीप में क्या होता है, एक्टिवेशन कैन हैव आर्बिट्रेरी लाइफ टाइम इन केस ऑफ हीप। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जब भी हम लोग को ज़रूरत होगी तो हम लोग स्टोर करेंगे, जब भी हम लोग रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, ये हीप में होता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक्टिवेशन रिकॉर्ड और हीप के बारे में थोड़ा समरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड को देख लेते हैं, वो भी हम लोग टॉप सिलेबस में है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो, इतना ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम। अब इस फ्रेम में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, हो गया। और उसके बाद क्या होता है, रिटर्न वैल्यू होता है।
रिटर्न वैल्यू होता है, और उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल लिंक। और उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल लिंक के बाद एक्सेस लिंक होता है। और एक्सेस लिंक के बाद क्या होता है, सेव मशीन स्टेटस, ये हो गया। और उसके बाद क्या होता है, लोकल डेटा, लोकल डेटा हो गया। और उसके बाद क्या सेक्शन होता है, कुछ टेम्परेरी का सेक्शन होता है, जैसे कोई टेम्परेरी डेटा स्टोर करना है तो टेम्परेरी डेटा होता है। उसके बाद थोड़ा सा फ्री स्पेस होता है, ठीक है, ऐसे। सो ये चीज़ होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉटम से स्टार्ट करेंगे, टेम्परेरी डेटा से। सो अब टेम्परेरी डेटा डाल देते हैं हेडिंग। तो टेम्परेरी डाटा या डेटा, जो भी बोले, ये हो गया। अब इसमें होता क्या है वो लिखते हैं। टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं, सीधा सीधा टेम्परेरी वेरिएबल अराइज फ्रॉम द इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। ये हो गया। और इन कोड, इन कोड इन केस लिखते हैं, इन केस देयर इज नो स्पेस इन रजिस्टर, स्पेस इन रजिस्टर, दे विल स्टोर, दे विल स्टोर इन एक्टिवेशन, ठीक। तो यही बात है, यानी कि जो टेम्परेरी वेरिएबल हम लोग को आते हैं एक्सप्रेशन के थ्रू ड्यूरेशन, तो वो कहाँ स्टोर होते हैं, टेम्परेरी डेटा में स्टोर होते हैं। बट इनके टेम्परेरी डेटा क्या होता है, एक्चुअली कलेक्शन रजिस्टर्स जो होते हैं। तो अगर रजिस्टर में स्टोर नहीं है तो सीधा सीधा एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, वही चीज़ है। और दूसरा क्या था इसके बाद, एक्टिवेशन रिकॉर्ड था, उसके ऊपर आता है लोकल डेटा। तो हम लोग देखते हैं लोकल डेटा। लोकल डेटा मतलब जितने भी लोकल वेरिएबल्स वगैरह होते हैं वो होते हैं। तो इट बिलोंग it belongs to the procedure, नीचे से लेते ऊपर कहाँ भागा जा रहा है, प्रोसीजर, इट बिलोंग्स प्रोसीजर whose activation record it is, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है वो मैं बता देता हूँ। इट बिलोंग्स टू द प्रोसीजर मतलब कि जो लोकल डेटा होता है, जैसे हम लोग एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जो वेरिएबल स्टोर करते हैं वो किस में स्टोर करते हैं, लोकल डेटा में। यानी जो टेम्परेरी बोला, जो लोकल डेटा फंक्शन कॉलिंग में के टाइम पे जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, कहाँ गया, हमने यहाँ पे था कि जैसे ए फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो उसका जो वेरिएबल बनता है वो किसमें स्टोर होता है, वो लोकल डेटा में स्टोर होता है। लोकल डेटा में जो जो भी वेरिएबल होगी तो तब तक रहेगी जब तक क्या फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड एंड हो जाएगा तब तक लोकल डेटा में जो वेरिएबल बनेगा वो क्लियर हो जाएगा। सो ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर जो डेटा होता है वो लोकल डेटा में होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या था, लोकल डेटा के बाद आता है सेव्ड मशीन स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे सेव्ड मशीन स्टेटस,
सो ये पॉइंट आता है। तो सेव्ड मशीन स्टेटस क्या होता है वो बता दे रहा हूँ। इट कंटेन्स इट इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ मशीन। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, स्टेटस ऑफ मशीन जस्ट बिफोर जस्ट बिफोर जस्ट बिफोर द कॉलिंग is call to procedure just before sorry just before call to procedure। ठीक है। तो ये सेव्ड मशीन स्टेट है। अब इसमें क्या, जब भी हम लोग क्या करते हैं फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो मशीन का स्टेटस होता है उसको सेव स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग मेन फंक्शन है और उसके अंदर कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके अंदर जो भी मशीन के स्टेट जो रजिस्टर फ्लैग वैल्यूज होती हैं तो उसको स्टोर कर लिया जाता है ना। तो वही होता है यहाँ पे सेव्ड मशीन स्टेटस। अब आते हैं एक्सेस लिंक पे। सो एक्सेस लिंक को एक काम करते हैं, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर है एक्सेस लिंक। तो अब एक्सेस लिंक क्या होता है, एन एक्सेस लिंक में बी needed to locate data needed by the call procedure, but found elsewhere। hold on। ठीक है, elsewhere। सो इसका एग्जांपल मैं एक बार दे देता हूँ। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल इन another रिकॉर्ड। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब एग्जांपल में जैसे कि अगर हम यहाँ पे लें, सो वेट ठीक क्या हो गया, हाँ। सो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक है। सो इस स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टोर है। सो पहला एक्टिवेशन रिकॉर्ड जैसे ले लेते हैं, कोई एक फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है। ए फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जैसे बी फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। लेट से यहाँ पे सी फंक्शन का, एक सेकेंड, यहाँ पे सी फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे है। और सी फंक्शन में एक एक्सेस लिंक है जो कि लिंक कर रहा है एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड से। सो ये होता है एक्सेस लिंक। क्या होता है, किसी भी दूसरे एक्टिवेशन रिकॉर्ड को लिंक कर सकते हैं। ठीक है। ये रहता है। इटसेल्फ को भी हो सकता है, मतलब एक्टिवेशन रिकॉर्ड खुद के एक्टिवेशन को लिंक कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो इसको एक्सेस लिंक बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद वाली कौन सी फेज़ है वो देखते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद क्या है वो देखते हैं। अब इसके बाद लास्ट लास्ट मतलब नेक्स्ट सेकंड लास्ट है। और वो क्या, रिटर्न वैल्यू। सो रिटर्न वैल्यू। ठीक है। तो रिटर्न वैल्यू में क्या लिखेंगे, स्पेस फॉर स्पेस फॉर स्पेस फॉर द रिटर्न वैल्यू ऑफ द
कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। यानी वही जो फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके रिटर्न वैल्यू जो होती है वही होती है, वो वही जो रिटर्न एड्रेस होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, रिटर्न वैल्यू में, एक्टिवेशन रिकॉर्ड के हैं। और सेवन्थ मतलब जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, वो है एक्चुअल पैरामीटर। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, एक आइडिया तो लग ही गया है। तो वही चीज़ है, ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। दी एक्चुअल पैरामीटर आर पास्ड बाय कॉलिंग द प्रोसीजर by procedure calling committing, so commonly these value placed in the actual parameter, या इसको हटाते हैं, दूसरा लिखते हैं, placed in the activation record rather than register, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो हम लोग एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसमें जो हम लोग फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो पैरामीटर्स पास करते हैं, जो वैल्यूज़ पास करते हैं, वो कहाँ स्टोर होती है, वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर होती है, ठीक है। वो एक्टिवेशन स्टोर रिकॉर्ड के एक्चुअल पैरामीटर में स्टोर होती है, तो वो हो जाता है क्या बोलते हैं। और रजिस्टर्स मतलब है जैसे यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल या फिर क्या लोकल वेरिएबल, तो रजिस्टर मेमोरी स्टोर होती है, तो वहाँ स्टोर ना करके हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर खुद का वो बना दी, सेक्शन बना दी, जहाँ पे पैरामीटर जब भी फंक्शन कॉल करेंगे तो वो स्टोर होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का ये फेज़ ख़त्म होता है। तो अब इसके बाद लास्ट फेज़ जो हम लोग सिलेबस में है वह कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो इंटरमीडिएट कोड वाला क्या बोलते हैं, फेज़ ख़त्म होता है कंपाइल डिज़ाइन का, और कंपाइलर डिज़ाइन का ही अगला फेज़ है जो कि हम लोग के सिलेबस का लास्ट फेज़ है, जिसे कोड ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, उसको देखना है। सो अब एडिंग डालते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब कोड हम लोग को इसमें दे दिया गया है और उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। सो कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मेनली टू टाइप्स का होता है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन फिर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ से थोड़ा सा ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। मशीन जो कि हर मशीन के अलग अलग होगा, डिपेंडेंट, ऐसा नाम समझ में आ रहा है। और उसके बाद आता है मशीन इंडिपेंडेंट, इंडी हाँ सॉरी, एन डी होगा ना, हाँ डी, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हो गए दोनों। एक सेकंड, तो एक काम करते हैं, इधर क्या कर डिपेंडेंट कर देते हैं और इधर इंडिपेंडेंट कर देते हैं। तो यहाँ से आई एन डी, आई एन, यहाँ से डी हो रही है। तो मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट है, ओके। तो अब देख लेते हैं मशीन इंडिपेंडेंट क्या होता है, मेनली 5 सेक्शंस होते हैं। तो पहला सेक्शन क्या है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, पहला सेक्शन है लूप ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, जेसन जेड होता है, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है ना, एस होता है, पता नहीं, छोड़ो हटाओ। लूप ऑप्टिमाइजेशन हो गया। और दूसरा क्या है, इसके अंदर लूप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट आते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोड मोशन, ठीक है, यानी कोड का कुछ मूवमेंट होगा, जो कि हम लोग ने जो कंपाइलर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसी में देखा था। तो जब सारे फेजेस को एक एक करके हम लोग देखा था, तो उसमें ये भी था। और इसके एक और बोलते हैं फ्रीक्वेंसी
रिडक्शन, यानी कोई कोड का एक्सेशन बार बार कॉल हो रहा होगा, जैसे किसी लूप के अंदर है कोई फंक्शन बार, कोई भी स्टेटमेंट बार बार कॉल हो रहा है जिसका लूप से कुछ मतलब भी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कोड को मूव कर देते हैं। तो अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में। फ्रीक्वेंसी फ्री UUANC फ्रीक्वेंसी रिडक्शन, रिडक्शन। अब बी नंबर में आता है लूप अनरोलिंग, लूप अनरोलिंग। और इसका सी पार्ट क्या आता है, लूप जैमिंग, जैमिंग ये हो गया। ठीक है, वो देखेंगे। और इसके बाद क्या है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, वो होता है कांस्टेंट फोल्डिंग, कांस्टेंट फोल्डिंग। ठीक है, यानी कांस्टेंट वेरिएबल को जो सॉल्व करते हैं, एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, वो अभी डिटेल में पढ़ेंगे भी। फिर उसके बाद आता है कांस्टेंट प्रोपेगेशन, ये हो गया। और उसके बाद चौथा पांचवा यहीं पे आ जाएगा, ट्राई करते आ जाना चाहिए वैसे। रिडंडेंसी, DNCING CY, सॉरी, रिडंडेंसी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। और फिफ्थ नंबर है जो कि लास्ट है, वो है स्ट्रेंथ रिडक्शन, स्ट्रेंथ रिडक्शन। तो यहाँ से स्ट्रेंथ रिडक्शन हो गया। उसके बाद क्या मशीन डिपेंडेंट कोड आता है, तो मशीन डिपेंडेंट में सबसे पहला आता है रजिस्टर, रजिस्टर एलोकेशन, एलोकेशन। दूसरा पार्ट आता है यूज ऑफ एड्रेसिंग मोड, यूज ऑफ एड्रेसिंग मोड, ये हो गया। और थर्ड पार्ट आता है पीप होल प्रिंसिपल, या जिसे पिजन होल बहुत लोग बोलते हैं, पीप होल प्रिंसिपल। तो पीप होल प्रिंसिपल हो गया। और इसके अंदर की बात करें तो पीप होल प्रिंसिपल के अंदर ही तीन चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, वो हम लोग लिखेंगे रिडंडेंट। रिडंडेंट क्या होता है, लोड और स्टोर होता है, लोड और स्टोर होता है। बी नंबर पे आता है फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ से हो जाएगा फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, ये हो गया। और सी पार्ट में आता है स्ट्रेंथ रिडक्शन, इसमें भी है स्ट्रेंथ रिडक्शन, ये हो गया। और उसके बाद डी पार्ट में क्या आता है, यूज ऑफ, यूज ऑफ मशीन कोड, बस हो गया, यही है। ठीक है, तो ये इतना हम लोग सिलेबस है। और सिलेबस की बात करें, इसमें जो ये वाला पार्ट है, इससे कर दें, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है, ये वाला किसका पार्ट है, ये सीओ का पार्ट है। ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग सीओ में पढ़ते हैं। जो रजिस्टर एलोकेशन हो गया, यूज ऑफ एड्रेसिंग मोड, तो ये सीओ का पार्ट है, ये कंपाइलर डिजाइन का पार्ट नहीं है, तो इसको सीओ में हम लोग पढ़ेंगे। सीओ मतलब सीओए जो होता है, ठीक है, उसमें। तो अब हम लोग सिलेबस में थर्ड पार्ट है, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या, सबसे पहले कैसे मशीन इंडिपेंडेंट से स्टार्ट करते, फिर मशीन डिपेंडेंट में हम लोग जाएंगे, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मशीन इंडिपेंडेंट में। तो इसमें पहले लूप मोशन है, तो लूप मोशन से स्टार्ट करते हैं। सो अब हेडिंग डाल लेते हैं लूप, थोड़ा सा फिर से लिखता है अच्छे से, लूप मोशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, कलर, कलर टू अप्लाई टू
to apply loop optimization, loop optimization. We must detect the loop, ठीक है, दी लूप, ठीक है, ये हो गया। तो पहला पॉइंट है कि हम लोग लूप को डिटेक्ट करना है, और दूसरा क्या है, फॉर डिटेक्टिंग। अब डिटेक्ट करने के लिए क्या करना है, फॉर डिटेक्टिंग, द लूप वी कैन कंट्रोल फ्लो, एनालिसिस using, so control flow analysis using प्रोग्राम फ्लो ग्राफ। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोग्राम फ्लो ग्राफ, TRPH, ठीक है। इसे क्या PFG शॉर्ट में बोलते हैं, प्रोग्राम फ्लो ग्राफ, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम फ्लो ग्राफ बनाएंगे, जिससे हम लोग क्या पता चल जाए कि यहाँ पे लूप है, ठीक है। तो उसे लूप मोशन में यूज़ करेंगे। तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डाल, मतलब इसका अगला पॉइंट है, टू फाइंड PFG, टू फाइंड PFG we need to find, we need to find बेसिक ब्लॉक, ठीक है, बेसिक ब्लॉक, ठीक है। तो अब इसमें लीडर स्टेटमेंट वगैरह आएंगे, तो यहाँ से बेसिक ब्लॉक जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट क्या है, या एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नहीं, मैंने स्ट्रक्चर बता दें तो क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन करना हम लोग को, हम लोग का गोल क्या है, कोड को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। ऑप्टिमाइज एस होता है शायद, पता नहीं, स्पेलिंग मेरे को समझ नहीं आती, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन करना है, सो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लूप को फाइंड करेंगे। तो इस पूरे लूप मोशन में क्या हम लोग का गोल क्या है, लूप को फाइंड करना। सो लूप मिल जाएगा, तो लूप को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन के लिए लूप चाहिए, लूप के लिए क्या चाहिए हम लोग को, इसे हम लोग बोलते हैं CFA, कंट्रोल फ्लो एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या होगा, हम लोग प्रोग्राम फ्लो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, बेसिक ब्लॉक चाहिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा नीचे स्ट्रक्चर बना के और यहाँ पे बेसिक ब्लॉक बना दे रहा हूँ, बेसिक ब्लॉक चाहिए। बेसिक ब्लॉक बनाने के बाद फिर लास्ट में जो आता है उस क्या चाहिए, लीडर चाहिए। बेसिक ब्लॉक के लिए लीडर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, और जितना काम हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, अब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल फ्लो एनालिसिस, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, CFA भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो फिर से मैं बता दूं, ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या लूप चाहिए, लूप के लिए क्या कंट्रोल फ्लो एनालिसिस करेंगे और PFG बनाएंगे, और उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, बेसिक ब्लॉक चाहिए। बेसिक ब्लॉक फाइंड करने के लिए लीडर स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में और डिटेल में लिखते हैं। सो गिवन अ प्रोग्राम, गिवन अ प्रोग्राम will be given a program will be नहीं रखूँगा, we will, हम लोग क्या करेंगे, we will construct
we will construct the program flow graph. Construct the program flow graph. ठीक है, and examine how the control flowing, how the control flowing. ठीक है, तो ये चीज होगी। आप क्या करते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए क्या होगा, साइकिल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, एज्यूम क्या मान लेते हैं, एक बेसिक ब्लॉक हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक ब्लॉक 1 है। अब हम लोग देखेंगे बेसिक ब्लॉक 1 से जो कंट्रोल हो रहा है वो बेसिक ब्लॉक 2 में जा रहा है, तो B2 में जा रहा है। फिर उसके बाद बेसिक ब्लॉक 3 में जा रहा है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। और फिर बेसिक ब्लॉक से हम लोग आगे किस में जा रहे हैं, 2 से हम लोग जा रहे हैं बेसिक ब्लॉक 4 में। तो यहाँ से बेसिक ब्लॉक 4 हो गया, ये हो गया। और बेसिक ब्लॉक 3 से बेसिक ब्लॉक 2 में जा रहा है, ऐसा कंट्रोल फ्लो है। तो यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं कि एक साइकिल बन रही है, किसमें, ये वाली एक साइकिल बन रही है यहाँ पे, है ना। तो ऐसा कोई सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पे साइकिल है, तो यही को हम लोग फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइकिल इन प्रोग्राम फ्लो ग्राफ। इसे जो ग्राफ बनाया उसे प्रोग्राम फ्लो ग्राफ बोलते हैं। इज अ लूप, ठीक है। तो ये साइकिल क्या होती है, वो लूप ही होती है। तो हमने लूप को फाइंड कर लिया है, लूप इन प्रोग्राम। तो वही प्रोग्राम में अगर लूप है तो यहाँ पे साइकिल बनेगा, ये हो गया। अब इस बेसिक ब्लॉक को फाइंड कैसे करते हैं उसको लिखते हैं। सो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, फाइंडिंग दी बेसिक, और यहाँ से ब्लॉक हो गया। तो ये बेसिक ब्लॉक हम लोग फाइंड कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा, इन ऑर्डर टू फाइंड द बेसिक ब्लॉक वी नीड टू, या सीधा मैं वी नीड से स्टार्ट करता हूँ, वी नीड टू, हमें क्या करने की ज़रूरत है, फाइंड द लीडर स्टेटमेंट, या फिर टू फाइंड, हम लोग क्या सर्च करना है, फाइंड द लीडर इन प्रोग्राम, ठीक है। यानी प्रोग्राम में जो हम लोग लीडर्स होंगे उसको फाइंड करने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग फाइंड कर लिए तब क्या होगा, देन अ बेसिक ब्लॉक विल बी, देन बेसिक ब्लॉक विल स्टार्ट फ्रॉम, वन लीडर टू नेक्स्ट लीडर, ठीक है। एक लीडर से दूसरे लीडर तक जो होगा वो हम लोग का एक बेसिक ब्लॉक हो जाएगा। बट इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, नॉट इंक्लूडिंग आई सी एल यू डी आई, CLUDI, ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग नेक्स्ट, या दी नेक्स्ट लीडर। यानी कि एक बेसिक ब्लॉक का एक ही लीडर होगा, ठीक है। वो सेम चीज़ है, एक कम्युनिटी का एक लीडर होता है, तो इसी तरह जो एक बेसिक ब्लॉक बनेगा उसका भी एक लीडर होगा। तो हम लोग क्या करें, जहाँ से स्टार्ट करेंगे उस लीडर को हम लोग उस बेसिक ब्लॉक का लीडर मानेंगे, और लीडर जो होगा सबसे आगे होता है। तो वैसे ही इसमें जो हम लोग हायरार्की बनाते हैं, लीडर जो होता है सबसे टॉप पे होता है, जो सबसे टॉप में होगा उस लीडर को हम लोग कंसीडर करेंगे। उसके बाद अगर कोई लीडर मिलता है तो उस वहाँ से एक नया फ्रेम बन जाएगा, और सॉरी नया बेसिक ब्लॉक बन जाएगा, फ्रेम नहीं बनेगा, फ्रेम मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते क्या है। अब क्या करते हैं, अब लीडर स्टेटमेंट कैसे फाइंड करना वो देखते हैं, ठीक है, लीडर कैसे फाइंड करना है। सो अब हेडिंग डाल लेते हैं,
आइडेंटिफाइंग लीडर या लीडर्स इन अ बेसिक ब्लॉक। ठीक है, तो बेसिक ब्लॉक के लिए मतलब लीडर कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो इसे 3 स्टेप है मेनली। 3 स्टेप में क्या क्या वो मैं लिख देता हूँ। जैसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, हमेशा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा ना, क्या ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, लीडर होगा हमेशा, लीडर। और दूसरा क्या है, जब फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया और कभी भी स्टेटमेंट में कभी भी ये मैं लिखते होता था, स्टेटमेंट दैट इज टारगेट ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल और अनकंडीशनल स्टेटमेंट इज लीडर। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी टारगेट ऑफ कंडीशन अनकंडीशनल स्टेटमेंट, तो जब भी हम लोग गोटू का यूज़ करते हैं, सो गोटू जिस फंक्शन को टारगेट करता है, तो जिस इस फंक्शन ने जिस स्टेटमेंट को टारगेट करता है वो स्टेटमेंट जो होता है वो भी यहाँ लीडर बन जाता है। तीसरा क्या है, स्टेटमेंट दैट फॉलोज कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टेटमेंट इज अ लीडर। ठीक है, जो इसके बाद भी जो स्टेटमेंट होगा वो लीडर होगा। तो एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए कोड लिख ले रहा हूँ, जिसमें क्या है, कोई एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, फैक्ट है और जिसका नाम, और यहाँ पे इंट f इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ पे क्या है, फॉर i इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, i लेस देन आर इक्वल टू x है, और i प्लस 1 हो रहा है या फिर i प्लस प्लस हो रहा है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, f इक्वल टू f एस्ट्रिक i हो रहा है। तो ये फैक्टोरियल प्रोग्राम हो गया। और लास्ट में क्या हो रहा है, मान लेते हैं रिटर्न कर रहे हैं f को। ठीक, ये हो गया। और यहाँ से f फंक्शन क्लोज हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, 3 एड्रेस कोड लिखेंगे और उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। सो यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छे स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, पर गंदा भी नहीं है। तो पहला क्या, फैक्ट एक्स है। तो फैक्ट एक्स की बात करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो 3 एड्रेस कोड है वो लिख रहा हूँ। तो पहला स्टेटमेंट आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 एड्रेस कोड। तो फैक्ट एक्स के अंदर क्या क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 1 हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2 है। तीसरा स्टेटमेंट क्या, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, इफ लेस देन इक्वल टू, तो मैं ग्रेटर देन वाला कंडीशन लिख रहा हूँ। ठीक है, इफ i इज ग्रेटर देन x है, तब क्या करना है, गो टू, यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा वो बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पे फिर डैश कर देता हूँ। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, फोर्थ नंबर क्या है, जब भी कंडीशन चेक हो गई तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, टी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आई टू आई हो जाएगा ना, एफ इंटू आई हो गया, ये हो गया। और फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू टी1 आ जाएगा, ये हो गया। और सिक्स नंबर पे आ जाएगा टी2 इक्वल टू आई प्लस 1। तो इंक्रीमेंट भी करना है। अब इंक्रीमेंट करना है तब क्या होगा, लूप को दोबारा चेक करना होगा ना, इंक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन दोबारा चेक होना होगा। तो सेवन्थ नंबर पे आ जाएगा गो टू, और लूप कौन से स्टेप में, 3 में से हो रहा है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा,
6 हो गया, और मैंने कुछ मिस किया है। 1 2 3 4 5 6 मैंने सब कुछ लिख लिया ना, ठीक है। तो यहाँ से 7 हो गया। 8 नंबर पे क्या आ जाएगा, गो टू कॉलिंग प्रोग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 4th नंबर में क्या आता है, टी इक्वल टू एफ इंटू आई हो जाएगा। 5th नंबर में एफ इक्वल टू T1 हो जाएगा, और 6th नंबर में T1 इक्वल टू I+1 हो जाएगा। वेट वेट, एक स्टेटमेंट यहाँ पे रह गया, तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ। क्यों, T2 में क्या है, I+1 है, बट I में तो हम लोग क्या करना है, T2 स्टोर करना होगा, ठीक है, तो वो मेरा रह गया, सॉरी। मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ लग रहा है हम लोग को यहाँ पे। अब ये हो गया, इसके बाद क्या करना है, इंक्रीमेंट होने के बाद वापस जाके कंडीशन चेक करनी है। तो यहाँ पे लिखूंगा गो टू 3, तो हम लोग 3 में जाना है। और लास्ट में 9 नंबर स्टेटमेंट हो जाएगा, गो टू रिटर्न के लिए है, गो टू कॉलिंग, यहाँ से फंक्शन को कॉल हुआ है, कॉलिंग फंक्शन, और यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 9 नंबर आ जाएगा। यानी कि अगर कंडीशन यहाँ ट्रू होती है, आई ग्रेटर देन एक्स जाता है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हो गया तो क्या रिटर्न पे हो जाएगा, तो रिटर्न वाली लाइन पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग गो टू और वो फंक्शन फाइंड करना। तो सबसे पहले लीडर की बात करते हैं। तो इसमें लीडर फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट होता है वो लीडर होता है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ से, हाँ, तो सबसे पहला स्टेटमेंट वो लीडर होगा। फिर जहाँ पर हम लोग का गो टू फंक्शन कॉल हो रहा है, गो टू इस लाइन पे है ना, तो वो लाइन स्टेटमेंट लीडर होगा। फिर उसके बाद गो टू कहीं पे, हाँ, गो टू यहाँ पे, तो ये लीडर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से आते हैं, तो पहले स्टेटमेंट क्या है, लीडर हो गया। उसके बाद अब आते हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट लीडर हो गया, और उसके बाद क्या है, गो टू फंक्शन 9 में टारगेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 9 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लीडर हो जाएगा। हाँ, अब ठीक है। और उसके बाद आगे 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 ये गो टू फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक है, 9 है, तो इसके फॉलो जो कर रहा है, यानी इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो लीडर बन जाएगा, ये ठीक है। अब इसके बाद आते 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 क्या हो जाए, गो टू 3 है, तो यहाँ 3 नंबर भी लीडर बन जाएगा, ये हो गया। और गो टू 3 है, तो 3 के बाद जो स्टेटमेंट है 9 नंबर है, वो भी लीडर बनना चाहिए, तो ऑलरेडी लीडर है, ठीक है। अब क्या है, तो यहाँ से अब आते बेसिक ब्लॉक बनाते हैं। सो बेसिक ब्लॉक का फर्स्ट लीडर से लेके सेकंड लीडर तक, बट लास्ट वाले स्टेटमेंट लास्ट सेकंड लीडर को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक लीडर हो जाएगा, सॉरी, बेसिक ब्लॉक हो गया। और उसके बाद आते हैं ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं दोबारा बना लेता हूँ। सो ये एक हम लोग क्या हो गया, बेसिक ब्लॉक बन गया। अब दूसरे ब्लॉक की बात करें तो ये एक बेसिक ब्लॉक बन जाएगा, है ना। और इसके बाद क्या, ये लीडर से लेके और यहाँ लास्ट से लीडर को तक क्या हो जाए, थर्ड बेसिक ब्लॉक बन जाएगा। अब आते हैं फोर्थ बेसिक ब्लॉक में। सो फोर्थ, यार ये क्या हो जा रहा है, दिक्कत आ रही इसको, हाँ, एक सेकंड में थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता हूँ, ये हो गया। और यहाँ पे क्या 9 नंबर लिखा था ना, मैं इसको लिख दिया दोबारा, 9 नंबर था, गो टू था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अगला बेसिक ब्लॉक बनाते हैं। ये हो गया हम लोग का कौन सा, नेक्स्ट बेसिक ब्लॉक हो गया। फिर लास्ट वाला स्टेटमेंट, यार क्या गड़बड़ हो रही है, कभी कभी अजीब सा, 9 नंबर है, गो टू स्टेटमेंट है, हाँ, ठीक है। तो ये वाला एक नया बेसिक ब्लॉक बन गया, ठीक है, तो ये हो गया। और अब यहाँ पे बेसिक ब्लॉक मैं नाम लिख देता हूँ, तो इससे क्या होगा, आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाएगा। तो बेसिक ब्लॉक क्या है, इसको मैं B1 नाम दे दे रहा हूँ, ये B2 है, ये B3 है, और ये B4 है। तो अगर यहाँ पे देखें तो B1 के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सीधा आ रहे हैं, B1 के बाद हम लोग आ रहे हैं, B1 को सर्कल में बना दे रहा हूँ, B1 के बाद हम लोग आ रहे हैं B2 में, ठीक है। अब B2 के बाद क्या है, B4 में जा रहा है, B3 में, तो मैं अभी फिलहाल के लिए B3 बना दे रहा हूँ, लाइन से चलते हैं, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। और B3 के बाद क्या है, B4 स्टेटमेंट आ रहा है, एरो नीचे है, सब नीचे है, तो यहाँ से B3 के बाद डायरेक्टली B4 नहीं जा सकते, सॉरी, B3 के बाद B4 नहीं जाता। B3 में क्या है, लास्ट में गो टू स्टेटमेंट है, सो B3 के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, गो टू 3। सो B3 में जाने के बाद हम लोग वापस से कहाँ जाएंगे, सर B2 में जाएंगे, ये हो गया। अब B2 में क्या 9 स्टेटमेंट, तो B2 से हम लोग कहाँ जाएंगे, B4 में जाएंगे। B3 से डायरेक्टली हम लोग B4 में जा सकते, क्योंकि B3 से निकालने के लिए गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
और जब भी गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हम लोग वापस 3 में चले जाएंगे। तो 3 से हम लोग 9 पे जा सकते हैं, 8 से 9 में नहीं जा सकते। समझ आया कि नहीं? ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक सर्कल प्रेजेंट है इस तरह का। तो अब सर्कल प्रेजेंट है मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग का लूप है। सो अब लूप है तो ये है, इससे हम लोग क्या है, लूप को डिटेक्ट कर लिए। तो ये क्या हो गया, साइकिल इन दी बेसिक या CFG, ठीक है। कंट्रोल फ्लो ग्राफ, कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर नहीं है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ है। इज लूप इन प्रोग्राम। भाई अगर लूप है तो बेसिक ब्लॉक है, खत्म। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। सो अब क्या देखते हैं इसका एक और एग्जांपल। सो ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द नंबर ऑफ नोट्स द नंबर ऑफ नोट्स एंड एजेस इन CFG। तो हम लोग क्या है, CFG में क्या बोल सकते हैं, नोड एंड एजेस फाइंड करेंगे। सो अब हम लोग क्या है, 3 एड्रेस कोड दिया गया, ठीक है। सो 3 एड्रेस कोड हम लोग क्या है, पहली लाइन है i इक्वल टू 1 है, दूसरी लाइन क्या है, j इक्वल टू 1 है, तीसरी लाइन क्या है, T1 इक्वल टू 2 इंटू आई है, और थर्ड लाइन क्या है, T2 इक्वल टू T1 प्लस जे है, और फोर्थ लाइन क्या है, T4 इक्वल टू, सॉरी T2 है, T4 इक्वल टू, सॉरी T2 प्लस जे, जो भी हो, T3 प्लस 10 है, ठीक है। T5 इक्वल टू, अच्छा T5 बोला, फिफ्थ नंबर क्या है, इसलिए मैं कुछ मिस कर दिया है। 1 2, अच्छा 3 2 है, हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे 6 लाइन हो गया, ठीक है। तो 6 लाइन क्या है, यहाँ पे टी 4, एक सेकंड में कुछ मिस कर रहा हूँ यार। एक एक हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, उसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ। सो फोर्थ नंबर से ठीक है। फिफ्थ नंबर में क्या है, ये T3 है, और यहाँ पे क्या है, T2 है, और T2 प्लस यहाँ पे 5 है, ठीक है। और यहाँ पे टी T4 इक्वल टू 6 नंबर में, T4 इक्वल टू T3 प्लस 10 है, ठीक है, ये हो गया। तो उसका सेवन्थ नंबर आता है, तो सेवन्थ नंबर क्या है, A और T4 देखते हैं। सो A और T4 में जो लोकेशन पे 10.5 कर दो, और उसके बाद 8 पोजीशन है। अब 8 पोजीशन में हम लोग का J इक्वल टू J+2 हो जाएगा, और 9th पोजीशन पे जाएंगे। इफ कंडीशन है, इफ में क्या है, अगर I जो है ग्रेटर देन 7 है, देन क्या करना है, गो टू 3 करना है, ठीक है, ये हो गया। ये 9 हो गया। उसके बाद 10th नंबर स्टेटमेंट क्या है, वो जाते हैं, आई इक्वल टू I+2 है। उसके बाद 11 नंबर स्टेटमेंट क्या है, इफ I इज लेस देन 15 है, देन गो टू किस में करना है, 2 में करना है, ठीक है, ये हो गया। और 12 नंबर स्टेटमेंट क्या है, आई इक्वल टू 3 है। अब 13 नंबर स्टेटमेंट क्या होगा, T5 इक्वल टू I-3 हो गया, और 14 नंबर स्टेटमेंट क्या है, T6 इक्वल टू 10 T5 हो गया, और 14 हो गया। अब आते हैं 15 नंबर, 15 नंबर। सो 15 नंबर में क्या है, A ऑफ T6 इक्वल टू 5.0 हो गया, और 16 नंबर स्टेटमेंट है, I इक्वल टू I+1 हो गया। 17 नंबर स्टेटमेंट है, इफ I इज लेस देन 12 हो गया, गो टू कहाँ जाना है, 13 नंबर स्टेटमेंट में। सो ये हम लोग पूरा कोड दिया गया, और लास्ट में 18 नंबर भी है, इसमें क्या होगा, रिटर्न कॉल हो रहा है, RETUR रिटर्न, ठीक। सो ये है। तो अब इसमें क्या हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लीडर फाइंड करेंगे। तो लीडर में क्या होता है, हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, लीडर होगा। उसके बाद कहीं पे गो टू और टू कॉल हो रहा है, हाँ गो टू कॉल हो रहा है, गो टू 9 पे कॉल हो रहा है, 9 में गो टू 3 है, तो गो टू 3 में कॉल हो रहा है, तो 3 नंबर भी क्या हो जाएगा, हम लोग का लीडर बन जाएगा।
ये हो गया। और ये अगर फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट का जे इक्वल टू वन है तो ये भी क्या होगा, लीडर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो भी लीडर होता है। जहाँ पे वेरिएबल हम लोग को डिक्लेयर करते हैं, सॉरी, वो भी वेरिएबल, वो भी क्या होता है, लीडर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे 3 लीडर हो गया। अब गो टू वाले स्टेटमेंट के बाद जो नया स्टेटमेंट है वो भी लीडर हो जाएगा, तो ये लीडर हो गया। उसके बाद आते हैं गो टू टू है, सो गो टू टू को ऑलरेडी लीडर कर दिए हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, ठीक, गो टू टू के बाद क्या 12 नंबर है, उसमें को भी क्या करेंगे, लीडर कर देंगे। सो 12, हाँ 11 के बाद 12 है ना, 12, हाँ ठीक है। और उसके बाद क्या गो टू 13 है, गो टू 13 को भी क्या करेंगे, लीडर बनेगा। और लीडर के बाद 18 नंबर, तो 18 नंबर भी हो जाएगा लीडर। तो हम लोग को 1 2 3 4 5 6, तो 6 लीडर हो जाएंगे हम लोग के। अब ब्लॉक बना लेते हैं। तो इस बार सही से काम करना है, पिछली बार क्या हो रहा है पता नहीं। ये हो जाएगा एक, ये दो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक 3 हो जाएगा। और यहाँ से इस बार थोड़ा सही चल रहा है तो ठीक है, बस नजर नहीं लगे। 3 हो गया, और उसके बाद ये हो गया 4 हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, लास्ट बार उसका गड़बड़ हो ही गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये 30 नंबर क्या था, लीडर था ना, हाँ एक्शन। यहाँ से 30 नंबर भी लीडर हो जाएगा। अब यहाँ से ब्लॉक, यार क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिए इस बार सही होना। हाँ इस बार हो गया सही। ठीक है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पे, फिर क्या और फिर क्या है, नौकरी फिर से करना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये लास्ट वाला ब्लॉक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी बेसिक ब्लॉक हो गया। अब बेसिक ब्लॉक कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बेसिक ब्लॉक बन जाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब बस इसका नामकरण कर देते हैं, नेमिंग होगा। तो नेमिंग क्या होगा, ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये क्या है B3 हो गया, B4 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया। तो बस अब इसमें क्या है, अगर आप पूछा गया नंबर और नोड कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5 7 नोड हो गए। अब एजेस कितने होंगे उसके लिए क्या वो ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से B1 है, उससे हम लोग क्या है B2 में जा सकते हैं, और B2 से क्या है B3 जा सकते हैं, B3 से हम लोग क्या है B4 जा सकते हैं, B4 से B5 जा सकते हैं, B5 से B6 जा सकते हैं, B6 से B7 जा सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टेट में। और लूप कहाँ कहाँ पे वो देखते हैं। सो गो टू का 3 में है, ठीक है, यानी कि B3 का सेल्फ लूप है यहाँ पे, B3 में, सॉरी यहाँ से B3 में सेल्फ लूप है। सो B3 में सेल्फ लूप है। उसके बाद आते हैं गो टू, और कहाँ पे था, गो टू 2 में, यानी कि B4 से 2 स्टेटमेंट B2 में एक क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट B4 से B2 में। तो ये B4 से B2 में एक एरो रहेगी। ठीक है, उसके बाद और कहाँ है, और गो टू कहाँ है, गो टू यहाँ 13 में है। 13 का है B6 है, और 13 नंबर कहाँ पे, इसमें B6 में सेल्फ लूप होगा। तो B6 में ऐसे सेल्फ लूप है। ये हो गया। ठीक है, इतने ही है। अगर इतने नोड की बात करते हैं इस प्रोग्राम में, नोड की बात करते हैं तो कितने हैं, टोटल 7 नोड है, B7 है। और एजेस की बात करते हैं, एजेस की बात करते हो तो कितने एजेस होंगे, 1, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 एजेस है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 7,9। ठीक है, अगर पूछे लूप में कौन कौन से हैं, तो लूप में सबसे पहले क्या B3 है जो सेल्फ लूप में है, और उसके क्या B6 हो गया वो सेल्फ लूप में है। और उसके बाद क्या B4, सॉरी B2 B3 B4 आपस में सेल्फ लूप में है। सो B2 B3 एंड B4 आपस में से लूप में है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो अब एक और क्वेश्चन ले रहे थे इसी बात पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हाँ, तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ लीडर फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ लीडर्स कितने होंगे। तो हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, खाली लीडर नहीं, ट्री बना लेंगे, ट्री बोलो, ग्राफ जो होता है वो बना लेंगे। आई प्लस जी हो जाएगा। और स्विच केस के लिए केस 1 ए इक्वल टू बी प्लस सी कर देंगे, और यहाँ से ब्रेक कर देंगे। और उसके बाद क्या है, केस 2 हो जाएगा। केस 2 में क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई प्लस नहीं,
पी इक्वल टू क्यू प्लस आर कर दे, पी इक्वल टू क्यू एस टी आर करते हैं, ठीक है, प्लस भी कर सकते हो, होगा तो वही, ठीक है, ब्रेक। और उसके बाद क्या केस 3 दिया गया है, एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई ब्रेक। और यहाँ से ये केस 3 ने, सॉरी डिफॉल्ट केस है ये, डी ई एफ ए यू एल टी, ठीक है, यू एल टी डिफॉल्ट डी, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा बना देते हैं, ठीक है समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, वो देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसका पहले क्या करते हैं, इसके लिए थ्री एडर्स कोड लिख लेते हैं। तो इसके सोल्यूशन में थ्री एडर्स कोड लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, आई प्लस जे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट से टी वन इक्वल टू आई प्लस जे हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, कंडीशन चेक करनी होगा, आई प्लस जे की वैल्यू 1 है कि 2 है, 3 है, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ टी वन डबल इक्वल टू 1 है, तो डबल इक्वल टू 1 है, तो हम लोग क्या किसी स्टेटमेंट में जाएंगे ना, गो टू लेट से L1 में जाते हैं, तो केस क्या L1 में हो जाएगा। और उसके बाद क्या थर्ड नंबर पे आ जाएंगे, तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इफ, अब क्या सेकंड से कन्वर्ट कर ले, टी टू डबल इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गो टू और L2 में चले जाएंगे। फिर डिफ़ॉल्ट केस हो जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट केस के लिए क्या करेंगे, फोर्थ नंबर में सीधा डिफ़ॉल्ट के कोई कंडीशन नहीं चेक करने, सीधा गो टू L3 कर देंगे। अब फिफ्थ प्लेस में आएगा, अब इसमें एक्चुअली सॉल्व करेंगे, अगर ये L1 है, फिफ्थ प्लेस को L1 बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये इधर साइड L1 में, ठीक है। तो L1 में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करें, T2 वेरिएबल लेंगे, और फिर यहाँ पे T1 को ही कंपेयर करेंगे ना, नया वेरिएबल ले लिया। T2 में क्या करना है, B प्लस सी करना है, तो सबसे पहले B प्लस सी करेंगे। अब A इक्वल टू क्या है, यहाँ पे मैं सिक्स स्टेटमेंट हो जाएगा, A इक्वल टू T2 हो जाएगा, ये हो गया। अब सेवन्थ स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, गो टू गो टू का लास्ट, ठीक है, यानी ब्रेक स्टेटमेंट, तो हम लोग लास्ट में चले जाएंगे। अब ये तो ए वाला पार्ट हैंडल हो गया, और उसके बाद आ रहा है टू के लिए, वन वाला पार्ट हैंडल हो रहा है, अब टू के लिए आते हैं। तो टू के लिए कि एट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जिससे हम L2 बोलेंगे, इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, T2 इक्वल टू जी एस्ट्रिक आर हो जाएगा। और नाइन्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू जी प्लस आर है। अब जी प्लस आर की वैल्यू कहाँ पी में रखना है, तो पी इक्वल टू T2 हो जाएगा, T2। अब उसके बाद क्या ब्रेक करना है, ब्रेक करने के लिए सीधा हम लोग चले जाएंगे गो टू लास्ट में, ये हो गया। अब डिफ़ॉल्ट केस के लिए मैं क्या करूँगा, या इधर लिख लेते हैं, इधर मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है, 11 12। तो 11 नंबर क्या है, ब्रेक डिफ़ॉल्ट केस है, डिफ़ॉल्ट केस में क्या L3 करेंगे ना, और L3 डिफ़ॉल्ट केस के लिखें, तो उसमें क्या करना है, T2 इक्वल टू एक्स बाई वाई कर देना है, और इसकी वैल्यू एक्स में रखना है, एक्स इक्वल टू T2 करना है। तो ये 12 नंबर स्टेटमेंट हो जाएगा, फिर लास्ट में 13 नंबर स्टेटमेंट हो जाएगा, जो कि इसके ब्रेक के लिए हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गो टू, नहीं इसके लिए गो टू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक बाहर है, तो ये लास्ट में सीधा लिख देते हैं, ये लास्ट स्टेटमेंट है। बस अब हम लोग क्या फाइंड करना है, लीडर फाइंड करना है। एक सेकेंड, गो टू लास्ट, एक सेकेंड, कुछ हाँ नहीं, ठीक है, सही लिखा हूँ कोड। अब चेक करते हैं इसमें लीडर स्टेटमेंट कौन कौन सा, सबसे पहले पहला लीडर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आते हैं गो टू L1 में, ठीक L1 है वो लीडर हो जाएगा, सिमिलरली L2 लीडर हो जाएगा, फिर उसके बाद L3 लीडर हो गया, ये हो गया। फिर और गो टू है, उसके बाद वाला के स्टेटमेंट क्या होगा, वो लीडर होगा, तो यहाँ पे गो टू है, तो उसके बाद क्या थर्ड नंबर स्टेटमेंट, तो वो लीडर है। थर्ड के बाद थर्ड में भी गो टू है, तो फोर्थ नंबर वाला भी लीडर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गो टू L3 है, तो L3 ऑलरेडी लीडर कर दिए, फिर गो टू के बाद वाले स्टेट में L1 है, तो L1 को लीडर करना है, वो तो ऑलरेडी लीडर है, ठीक है। सो ये हो गया, यानी 1 3 4 5, सो 5 हम लोग का क्या लीडर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आज के बाद आते हैं, अब कौन कौन सा बचा है, गो टू लास्ट, इसके बाद वाले स्टेट में गो टू लास्ट, लास्ट वाला को क्या करना है, लीडर बनाना है। बस ओके, इतने ही लीडर्स रहेंगे, ठीक है। और गो टू के बाद वाले यहाँ पे लीडर है, गो टू के बाद वाला वहाँ पे लीडर है, तो यहाँ पे क्या टोटल 7 लीडर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं।
अब बेसिक ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिक ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये एक बेसिक ब्लॉक पहला बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अब ये दूसरा बेसिक ब्लॉक बन गया है, ये दूसरा हो गया। अब इसके बाद क्या, तीसरा बेसिक ब्लॉक बन जाएगा। तो इसके बाद क्या है, ये तीसरा बेसिक ब्लॉक बन जाएगा, ये हो गया तीसरा बेसिक ब्लॉक। अब उसके बाद क्या है, चौथा बेसिक ब्लॉक क्या बन जाएगा, हाँ ये चौथा बेसिक ब्लॉक बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा ऊपर कर, ठीक है। तीसरा बेसिक ब्लॉक बन गया। अच्छा, तीसरा बेसिक ब्लॉक तो सब बड़ा बनेगा, हाँ लास्ट स्टेप तक जाएगा। और उसके बाद क्या, चौथा बेसिक ब्लॉक कहाँ जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो उसका पांचवा बेसिक ब्लॉक आ जाएगा यहाँ पे। और पांचवा क्यों, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 7 नंबर, 7 बेसिक ब्लॉक बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गए। तो इसका नेमिंग कर देते हैं। तो इसको हम मैं B1 नाम देता हूँ, B2 नाम दे देता हूँ, B3 नाम देते हैं, B4 नाम दे देता हूँ, B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, इतनी जगह में बन जाएगा। B1 हो गया, B1 के बाद B2 जा सकते हैं, B2 के बाद B3 जा सकते हैं, B7 ही B3 जा सकते हैं। B3 के बाद क्या है, एक सेकेंड, B3 के बाद B4 नहीं, देखो B1 है, उसके बाद क्या B2 जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, B2 के बाद अगर कंडीशन टू हुई तो यहाँ जाएंगे, B4 जा सकते हैं, B4 B2 के बाद सही, B3 तक जा सकते, B3 के बाद क्या B4 नहीं जाएगा। B4 जाने के लिए क्या होगा, गोटू स्टेटमेंट है, तो गोटू से हम लोग बार बार L3 में चले जाएंगे। L3 कहाँ पे है, वो यहाँ पे लिखते हैं, यानी B6 में जा सकते। तो मैं कहूँगा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे लाइन से, फिर उसका कनेक्ट करेंगे। B4 हो गया, B5 हो गया, ये क्या लिख दिया, B6 हो गया लास्ट में, B7 हो गया। या नए लाइन नए से बनाते हैं, धंधा जगह कम है, उतने में हम लोग कुछ चीज कर रहे हैं, जगह बहुत है, लाइट के पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है, B6 है, B7, ठीक है। तो जितने बेसिक ब्लॉक होते हैं उतने ही हम लोग के लीडर होते हैं, क्योंकि एक बेसिक ब्लॉक में एक लीडर होना जरूरी है और एक से कम एग्जैक्टली 1 लीडर होता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, फिर भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं, B1 से हम लोग क्या B2 में जा सकते हैं, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हुई तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसकी कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे आए। पर गो टू में कोई कंडीशन ही नहीं है तो ऑलवेज जंप होगा, यानी B1 से B2 जा सकते हैं, B2 से B3 जा सकते हैं। तो B1 से B2 जा सकते हैं, B2 से B3 जा सकते हैं। अब B3 से हम लोग सीधा कहाँ चले जाएंगे, L3 में। L3 कहाँ है, B6 में है। तो B3 से हम लोग सीधा कहाँ चले जाएंगे, B6 में चले जाएंगे। ये हो गया। ओके, एक काम करता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको, क्योंकि लूप वगैरह बनाना जगह चाहिए होगी, ठीक है। ये हो गया, हो गया। अब आते B3 हो गया ना। और B4 में, B4 से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, B4 से B5 नहीं जा सकते, B4 से हम लोग डायरेक्ट B7 जाएंगे। सो B4 से हम लोग कहाँ जाएंगे, B7 चले जाएंगे। ये हो गया। और उसके बाद और देखते हैं कहाँ, फिर ये B4 हो गया ना। ये अब B4 से अब B5 आते हैं, B5 में अगर आ गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, B7 में जाएंगे। सो B5 कहाँ गए, हाँ B5 आएंगे तब भी हम लोग क्या B7 में ही जाएंगे, ठीक है। और B5 होगा, B5 के भी एंड में B7 चलेगा। B6 है, तो B6 से क्या है, हम लोग B7 जाएंगे, ठीक है। B6 से भी हम लोग B7 जाएंगे, तो B6 से भी B7 जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। और कहीं पे लूप कंडीशन हो रहा है, आप चेक करते हैं। अगर ये फर्स्ट वाले B1 में, B1 से हम लोग का L1 में भी जा सकते हैं। सो B1 से L1, L1 की कहाँ कौन सी कंडीशन है, B4 है, यानी B1 से B4 भी एक कंडीशन हो सकती है। B1 से B4 है, ये भी हो सकता है। और और क्या है, B1 से B4 हो गया। और या 3 से बी, यानी B2 से हम लोग L2 में जा रहे हैं, यानी B5 में जा सकते, B3 से B5 में जा सकते हैं। सो B3 से हम लोग क्या है, B5 में भी हम लोग जा रहे हैं। ये हो गया। और कई कंडीशन था, गो टू कंडीशन, कंडीशनल गो टू था, यहाँ पे नहीं था इतना ही। सो यहाँ पे अगर देखें तो कितने लूप बन गए, यहाँ पे अगर हम लोग इसको काउंट करें तो कितने हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर काउंट करते हैं, मैं काउंट करते पहले चीज कहता हूँ,
ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे अगर एज की बात करें, एज सॉरी एज बोल रहा हूँ, अगर मैं नोड की बात करूँ, सॉरी नोड वो क्या है 7 है, और नोड हो गया, और उसके बाद फिर दूसरा पैरामीटर क्या नाम था भूल गया, एजेस, ठीक है एजेस ही बोलते हैं तो मैं एजेस की बात करूँ तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हम लोग का नोड पूछा था, या ऐसे बोल सकते हैं, ये जो इक्वल भी होता है क्या होता है, नंबर ऑफ लीडर के होता है, नंबर ऑफ लीडर से होता है, ठीक है। तो लीडर कितने हुए, 7 लीडर है, जैसे यहाँ पे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लीडर है, तो 7 हमको आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था, तो बस आज के लेक्चर में काम करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मैं हेडिंग डाल देता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब तो हम लोग क्या लूप पहचानना देख लिए हैं, अब लूप को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो हम लोग क्या करें नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो होपफुली यार नेक्स्ट वीडियो जो है लास्ट वीडियो हो, क्योंकि अब ज़्यादा कंटेंट बचा नहीं है, छोटे छोटे डिफिनेशन वगैरह ही बचे, जैसे आज हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पढ़ा ना, तो ऐसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है, सो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो बस देखते हैं कल या तो परसों 2 लेक्चर में तो ख़त्म होना ही होना है, क्योंकि अब ज़्यादा कंटेंट ही नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग सैटरडे संडे को क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल टीओसी का पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो सैटरडे को टीओसी का पीवाईक्यूज वगैरह आएंगे, लेकिन कल अभी एक बार कंपाइलर डिजाइन का लेक्चर आएगा, होपफुली लास्ट वीडियो होगी कंपाइलर डिजाइन की, फिर उसके बाद हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो कल कंपाइलर डिजाइन आएगा, और मे बी इसके नेक्स्ट डे कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।